सोहनपुर नाम के एक गांव में बहुत ही गरीब तरबूज बेचने वाला रोहन रहता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी अनीता, जो हमेशा बीमार ही रहती थी। नीरज के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो मेहनत करके तरबूज उगाया करता था। रोहन रोज सुबह उठता और अपने खेत से तरबूज तोड़कर उसे बाजार में बेचने चला जाता। तरबूज ले लो, तरबूज मीठा है और अच्छा है। ताजा तरबूज ले लो, ताजा तरबूज, बाजार से अच्छा और बाजार से सस्ता। आओ भैया लोग, दीदी लोग, मीठा मीठा तरबूज खाओ गर्मी में, मन संतुष्ट करो और मुझ जैसे गरीब पर तरस खाओ। आओ तरबूज खाओ। रोहन घूम घूम कर तरबूज बेचने का प्रयास कर रहा था ताकि उस पैसे से अपनी बेटी के, लेकिन उसका तरबूज एक भी नहीं बिकता है। हे भगवान, आज तो एक भी तरबूज नहीं बिका। अब अनीता के लिए दवा कैसे लाऊंगा? अगर समय पर उसे दवा ना दिया तो तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब हो जाएगा। अरे रोहन भाई, क्या हुआ? ऐसे मन उदास क्यों है तुम्हारा? मुझे लगता है आज भी तुम्हारा तरबूज नहीं बिका और बिकेगा भी नहीं। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि ये खेती छोड़कर कोई काम की तलाश कर लो, वरना तुम्हारी बेटी ऐसे ही बीमार रहेगी। क्यों ना तुम सेठ सोहन के पास जाते हो? उनके पास एक मजदूर की कमी थी। अगर तुम वहां काम करो तो वो तुम्हें अच्छा दिहाड़ी भी देंगे, जिससे तुम अपनी बेटी की इलाज अच्छे से कर पाओगे। नहीं नीरज भाई, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा गुजारा तरबूज बेचकर हो जाता है। और रही बात बेटी, तो मत तो भगवान। और रही बात बेटी की इलाज का, तो मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और हाँ, कभी जरूरत पड़ी तो सेठ सोहन के पास जरूर जाऊंगा काम करने। बाकी अभी मुझे ये तरबूज बेचने जाना है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा। इतना कहकर रोहन फिर से आवाजें लगाने लगता है। आओ भाई आओ, तरबूज खाओ, मीठा तरबूज है और फ्रेश तरबूज है। इतना गर्मी पड़ रहा है, तरबूज खाओ और गर्मी भगाओ। आओ आओ, तरबूज खाओ। अरे भैया, मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, आप जल्दी से मुझे 2 किलो तरबूज दे दो, ताकि मैं उन्हें इस गर्मी में तरबूज खिलाकर मन खुश कर दूं। अरे हाँ हाँ बहन, मैं अभी देता हूँ। वो क्या है ना कि रास्ते में एक ग्राहक भेंट हो गया था, इसलिए यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। मैं अभी तरबूज देता हूँ, तुम अपने मेहमान को खिलाना। देखना, वो इस गर्मी में इस तरबूज को खाने के बाद कोई शिकायत नहीं करेंगे और तुम्हारे द्वारा की गई सेवाओं को जीवन भर याद रखेंगे। रोहन को आज पहला ग्राहक मिल चुका था। वो खुशी खुशी तरबूज दे देता है और बदले में 100 रुपए लेकर चला जाता है। रोहन मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी था। वो गली गली घूमकर तरबूज बेचता है और भगवान की कृपा से सारा तरबूज बिक जाता है। वाह भगवान वाह, आज आपकी कृपा से मेरी सारी तरबूज बिक गई। मैं काफी परेशान हो रहा था कि अगर आज तरबूज नहीं बिकी तो मैं अनीता के लिए दवा कैसे लूंगा। उसने कल भी दवा नहीं खाई थी, लेकिन आपने सारी तरबूज अच्छे दामों में बिकवा दी। अब मुझे जल्द से जल्द दवा लेकर घर जाना होगा। अनीता राह देख रही होगी। रोहन खुशी खुशी दवा लेकर सीधा घर चला आता है। घर पहुंचते ही देखता है कि अनीता का तबीयत पहले से और ज्यादा खराब हो गया है। अरे अनीता बेटी, ये क्या? तुम्हारी तबीयत तो पहले से ज्यादा खराब लग रही है। बेटी, तुम इस दवा को खा लो, तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप कितना मेरे लिए दुख झेलेंगे? मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। बस पिताजी, मैं इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें। इतनी गर्मी में मेरे लिए इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। बंद करो अपनी बकवास। आज ये बात बोल दी हो, लेकिन अगली बार ऐसी बात की तो देख लेना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी का संतान बीमार हो तो क्या पिता उसे मरने के लिए छोड़ देगा? और ये जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं। और हाँ, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी इकलौती संतान हो, ऐसे तो बीमार नहीं छोड़ सकता। आप मुझे माफ कर दो पिताजी, लेकिन क्या करोगे जब भगवान मेरी किस्मत में यही लिखे हो तो? क्योंकि पिताजी, मैं आज से नहीं, काफी महीनों से बीमार हूँ और दवा खाकर जिंदा हूँ। लेकिन अगर भगवान की मर्जी मुझे ऊपर ले जाना हो तो आप क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए भगवान से भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी इकलौती संतान हो और मेरे जीने का मकसद भी तुम ही हो।
अगर ऐसा हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा बेटी। भगवान के लिए तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरी जान तुम में ही बसती है। अगर तुम टूट जाओगी तो मैं भी टूट जाऊंगा, और ये समय टूटने का नहीं, हिम्मत से लड़ने का है। एक तरफ हमारी गरीबी है और दूसरी तरफ गर्मी भरा मौसम। अगर हमने गर्मी में भी मेहनत करके पैसा जुटाया तो तुम्हारी इलाज भी जल्द हो जाएगी और तुम बच जाओगी। हे भगवान, आप मेरे पिताजी का साथ दो। इतना उम्र होने के बाद भी अपनी बेटी के लिए गरीबी और गर्मी भरा मौसम से लड़ रहे हैं पिताजी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतनीता दवा खा लेती है। रोहन अपनी बेटी को दवा खाते देख बहुत खुश होता है और दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह रोहन उठता है और टोकरी लेकर अपने खेत में चला जाता है। टोकरी भरकर तरबूज तोड़ लेता है और बाजार बेचने चला जाता है। रोहन का समय ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन रोहन जब घर पर अपनी बेटी का देखभाल कर रहा होता है, तभी उसके खेतों में कुछ जानवर आकर तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज खाते समय उनके पैरों से सारा पौधा टूटकर बिखर जाता है। रोहन जब तरबूज तोड़ने खेत पहुंचता है तो खेत का हाल देखकर तंग रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? कल तो खेत बिल्कुल ठीक था, फिर आज अचानक ऐसे कैसे हो गया? खेत में पहले तरबूज ही दिखाई देता था, लेकिन आज तरबूज का नामो निशान नहीं है। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? रोहन पास जाकर देखा तो खेत में जानवरों के पैरों का निशान था। वो समझ गया ये सब जानवरों ने किया है, लेकिन रोहन पूरा टूट जाता है क्योंकि उसके पास पैसा कमाने का और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाऊंगा? एक तरफ बेटी बीमार है तो दूसरी तरफ राशन खत्म है। हे भगवान, ये आपने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? उदास होकर घर लौट जाता है। उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अनीता दबे आवाज में पूछती है, क्या हुआ पिताजी? आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। क्या आज आपको थकान महसूस हो रही है क्या? या गाजर तुरंत बिक गई? देखो पिताजी, आपके चेहरे देखकर नहीं लगता कि गाजर बिका होगा। आप इतना परेशान क्यों हैं? साफ साफ बताओ ना पिताजी। अनीता बेटी, आज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कल हमारा खेत बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब आज सुबह तरबूज तोड़ने गया तो देखा कि जानवरों ने सारा खेत तहस नहस के दिया है, पूरा तरबूज बर्बाद कर दिया है। अब मैं क्या करूं बेटी? घर में राशन भी खत्म हो गया है। मुझे बहुत चिंता हो रहा है। अब तुम्हारे लिए दवा का इंतजाम कैसे होगा? हे भगवान, ये हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं? आप चिंता मत करो पिताजी। अगर भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खोल देते हैं। आप हिम्मत मत हारो, भगवान कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। 2 दिन पहले जब तरबूज बेच रहा था तो मेरा दोस्त मिला था। वो बता रहा था कि सेठ सोहन के यहाँ एक नौकर की जरूरत है। मैं सेठ के पास काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना बेटी, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। रोहन काम की तलाश में सेठ सोहन के यहाँ निकल जाता है। रोहन को एक आस था कि अगर यहाँ काम मिल जाता है तो वो अपनी बेटी के लिए दवा और घर के लिए राशन ले पाएगा। सेठ जी, मुझे मनीष ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक मजदूर की जरूरत है और मुझे भी एक काम की जरूरत है, क्योंकि घर का हालात अभी बहुत खराब है। अगर आप इस खराब परिस्थिति में मुझे काम देते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
देखो रोहन, तुम सही पते पर आए तो हो, लेकिन गलत समय पर आए हो, क्योंकि जिस समय पर मुझे मजदूर चाहिए था उस समय पर तुम नहीं आए, इसलिए तुम्हारे जगह कोई और नौकर रख लिया हूं। इसलिए तुम मुझे माफ करो, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। देखो सेठ जी, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया था, ऐसे तो मना मत करो। मेरी मजबूरी और हालात को समझो। आप मुझे कुछ भी दिहाड़ी दोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसे मना मत करो। मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए दवा लाना है, कुछ तो रहम करो सेठ जी। देखो भाई, तुम मेरी बात समझो। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कोई काम है ही नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां अपना समय ना गवाओ और पैसे का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी बेटी बच नहीं पाएगी। सेठ के मुंह से काम न देने का सुनकर रोहन को बहुत ही दुख पहुंचता है। वो खाली हाथ घर लौटना नहीं चाहता था, इसलिए गांव में ही काम की तलाश करने लगता है। लेकिन कोई उसे काम नहीं देता है। रोहन निराश हताश होकर एक पैर के नीचे बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? इस गांव में तो कोई मुझे काम नहीं दे रहा और बाहर किसी दूर के गांव में काम कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी अनिता बेटी बीमार है। अगर उसे छोड़कर दूर काम करने गया तो फिर उसका देखभाल कौन करेगा? एक काम करता हूं, अभी शाम ढलने में कुछ समय बाकी है, एक बार फिर से तलाश करता हूं। क्या पता कोई दिहाड़ी ही मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और कुछ खाने का सामान ले सकूं। रोहन शाम तक काम ढूंढता है, लेकिन एक भी काम उसे नहीं मिलता है। बेचारा थक हार कर घर वापस आ जाता है। उसकी बेटी फिर से रोहन को मायूस देखकर पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप तो काम की तलाश में गया थे ना, तो बताइए क्या आपको काम मिला? नहीं बेटी, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन गांव में कोई मुझे काम नहीं दिया। वो सेठ भी कहता है कि मेरे जगह कोई दूसरा मजदूर को रख लिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, कल फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ दवा खाई या नहीं? नहीं पिताजी, दवा नहीं खाई, क्योंकि वो तो सुबह ही खत्म हो गई और मुझे बताने का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। शायद सुबह का दवा अभी असर दिखा रहा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर दवा खत्म हो गया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि बिना दवा के तुम एक दिन भी नहीं रह सकती हो। तुम आज ये गलती की हो, लेकिन ध्यान रखना अगली बार ये गलती ना हो। तुम रुको, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। रुको। पिताजी, आप दवा लाने मत जाओ, आप मेरा विश्वास करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे भी आप दवा कैसे लाओगे? पैसे तो आपके पास नहीं है। और पिताजी, मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अगर तुम्हारा दवा खत्म हो गया है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। और रही बात पैसों की, तो मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए दवा जरूर लाऊंगा। तुम बैठो, मैं बस कुछ ही देर में दवा लेकर आता हूँ। नहीं पिताजी, आप इस वक्त मत जाओ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुबह दवा ले आना। रोहन अनिता की बात मान जाता है और दोनों आज भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रोहन अपने तरबूज के खेत में जाता है, ये देखने कि तरबूज हुआ या नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इधर तरबूज भी नहीं हो रहा है और उधर कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा है। अब मैं करूं तो क्या करूं? आखिर कैसे अनिता के लिए दवा लाऊं? आप किस जन का हिसाब चुका रहे हैं भगवान? कुछ तो रहम करो। रोहन उदास होकर फिर से घर चला जाता है। घर पहुंचते ही देखता है कि अनिता जमीन पर गिरी है। रोहन द्वार कर जाता है और उसे उठाकर पलंग पर रखता है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम जमीन पर कैसे गिर गई? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपना ध्यान रखना।
फिर भी तुम अपना ख्याल नहीं कर पाई। अच्छा बताओ कैसे हुआ ये? कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? रोहन पूछता रहा, लेकिन अनीता कुछ न बता सकी। वो चुपचाप अपने दर्द को छुपाती रही ताकि उसके पिता को ज्यादा तकलीफ न हो। लेकिन रोहन अब समझ गया था कि ये सब दवा न खाने की वजह से हो रहा है। तुम भले ही मुझसे सच छुपाओ, लेकिन मैं सब जानता हूँ कि ये सब दवा न खाने की वजह से हो रहा है। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि मेरी बेटी ही जीने का सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रोहन अपने एक मित्र के पास जाता है जो दूसरे गांव का सेठ के पास काम करता था। वो सेठ दूसरों को शुद्ध पर पैसा देता था। रोहन अपने मित्र से मदद मांगता है। नीरज भाई, आज मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम अपने मालिक से मुझे कुछ पैसे उधार पर दिला दो। मेरी बेटी आज 2 दिन से भूखी है और काफी बीमार है। अगर तुम पैसे दिला देते हो तो मैं उसके लिए दवाइयाँ और कुछ खाने का सामान जुटा पाऊंगा। देखो नीरज भाई, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मालिक का वफादार भी हो। अगर तुम उन्हें मनाओगे तो वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। कृपया मेरी मदद करो। देखो रोहन, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है। उसका धंधा ही लोगों को पैसे देना और उससे सूद लेना है। मैं ये सब बातें तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुमने उनसे पैसा उधार लिया तो वो तुमसे सूद बहुत ज्यादा लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम उनका कर्ज सही समय पर लौटा पाओगे। इसलिए रोहन, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम कैसे भी करके उनका पैसा सही समय पर लौटा दोगे, तभी मैं उनसे बात करूंगा, नहीं तो वो तुम्हारा जमीन भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए रोहन, सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि एक तरफ तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है तो दूसरी तरफ जमीन घर दांव पर लगा है। मैं फैसला कर लिया हूँ नीरज। अब मैं अपनी बेटी को और दुख नहीं दे सकता। अगर इसी बीच उसे कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम बस पैसे दिला दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ सेठ का पैसा समय पर लौटा दूंगा। नीरज रोहन को अपने मालिक के पास ले जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ये रोहन है और मेरे गांव में रहता है। अभी इसका परिस्थिति बहुत खराब है। इसकी बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसको आपसे ब्याज पर कुछ पैसे चाहिए। ये अपने खेत में तरबूज लगाया है। जैसे ही तरबूज बड़े होते हैं ये उसे बेचकर आपका कर्ज चुका देगा। ठीक है नीरज, मैं इसे पूरे 0 रुपए दूंगा और ठीक 2 महीने बाद 35,000 रुपए लूंगा। अगर चुका सको तो बताओ, मैं अभी पैसे देता हूँ। मालिक, ये बहुत गरीब है, इतना ब्याज ही कैसे चुकाएगा? और मालिक, ये मेरा दोस्त है, इसे थोड़ा कम ब्याज पर पैसे दे दीजिए। ठीक है नीरज, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। तुम्हें ठीक 2 महीने बाद 0 रुपए देना होगा। देखो, 5,000 छोड़ रहा हूँ, और वो भी नीरज की वजह से। इसलिए तुम अपने वादे पर अड़े रहना और समय पर पैसा लौटा देना, वरना मैं तुम्हारा जमीन हथिया लूंगा। ये लो 0 रुपए और जाओ अपनी बेटी को बचाओ। रोहन पैसे लेकर बहुत खुश होता है, जैसे मानो उसे एक जिंदगी मिल गई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। इस पैसे से कुछ दिन तक का सफर तो हो ही जाएगा। पहले मुझे अनिता के लिए दवा लेना होगा और उसके बाद कुछ खाने का सामान भी। अब बस 2 महीने में तरबूज तैयार हो जाए, फिर मैं उसे बेचकर सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा। अब मैं चलता हूँ सेठ जी, मुझे अनिता के लिए दवा लेना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन पैसे लेकर सीधा मेडिकल से दवा लिया और कुछ खाने का सामान लेकर सीधा घर चला आया। अनिता अपने पिता का इंतजार कर रही थी। रोहन ने जल्दी से उसे दवा खिला दी और खुद भी खाना खाकर सो गया। अगली सुबह होते ही रोहन अपने खेतों में देखने चला जाता है कि उसका तरबूज हुआ या नहीं।
लेकिन खाली खेत देख वो मायूस हो जाता है और निराश होकर घर लौट आता है। क्या हुआ पिताजी? आप खेत से लौट क्यों आए? क्या फिर से तरबूज नहीं होंगी? क्या हुआ है पिताजी? आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, पूरे 1 महीने बीत चुके हैं और एक भी तरबूज नहीं होगा हमारे पास। जो पैसे थे वो भी अब खत्म होने को आए हैं और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। अब आगे भगवान ही जाने हमारे साथ क्या होगा। दिन रात बेटी मैंने उस खेत में पसीना बहाया है कि एक ना एक दिन तरबूज जरूर उगेगा, लेकिन खेत देखकर ऐसा नहीं लगता कि एक भी तरबूज होगा। ऐसा लग रहा है हमारे खेतों पर किसी ने जादू कर दिया हो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हमारे साथ भले ही अभी बुरा हो रहा हो, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो शायद हमें आजमा रहे हों। हमें हार नहीं मानना होगा पिताजी। लेकिन बेटी भगवान हमें आजमा क्यों रहे हैं? क्या उन्हें हमारी दुख दिखाई नहीं दे रही है? अभी हम इतना मजबूत नहीं कि उनका जुल्म सह सके। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हो मुझ पर? ना तो कम से कम मेरी बेटी पर तो तरस खाओ। इतना कहकर रोहन फिर से खेतों में चला जाता है। जब खेत पहले की तरह खाली देखता है तो वो टूट जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन वहीं जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वाह भगवान वाह, क्या आपकी लीला है। आज मुझे पता चल गया कि एक गरीब भगवान के सहारे भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो भगवान जो ऊपर बैठा है वो गरीब का इम्तिहान लेता है। लेकिन मैं उस काबिल नहीं हूं कि आपके इम्तिहानों से गुजर सकूं, क्योंकि मेरे घर में एक बीमार बेटी है और 0 रुपए का कर्ज है जो मुझे अगले महीने चुकाने हैं। भगवान अब और मत सताओ, मुझ पर दया करो। तभी वहां से एक बाबा गुजरते हैं और रोहन को रोता देख उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और इतना शिकायत किस चीज की कर रहे हो? लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो, इसीलिए भगवान को इतना भला बुरा कह रहे हो। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा हो। रोहन बाबा को सारी बात विस्तार से बताता है। बाबा ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, गंभीर होकर बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल के नेक हो। भगवान तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो बस तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहे हैं। और रही बात तरबूज की, तो ये समस्या मैं अभी खत्म कर देता हूँ। ये बीज पकड़ो, इस बीज को अपने खेत में लगा दो। कुछ ही महीनों में तुम्हारे खेत तरबूज से भर जाएंगे। बाबा बीज पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। रोहन उस बीज को घूरता रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये बीज कैसे उसके खेतों का शोभा बनने वाला है। रोहन को उम्मीद तो नहीं था, लेकिन वो अपने अंदर विश्वास को मरने नहीं देना चाहता था। इसलिए उस बीज को अपने खेत में लगा देता है और चुपचाप घर चला जाता है। धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और आज खेत देखने की बारी आती है। रोहन उत्साह तो था, लेकिन गंभीर होकर उसे नाकामी का डर भी था। बेटी आज पूरे 2 महीने हो गई हैं और वादा के अनुसार सेठ को पैसे चुकाने हैं। अब क्या होगा बेटी? हमारे पास उनको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं खेत घूम कर आता हूँ। 1 महीने से खेत नहीं गया, क्या पता बाबा का दिया हुआ बीज काम कर जाए। जल्दी आना पिताजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रोहन एक बड़ी उम्मीद लेकर घर से निकला था कि शायद इस बार उसके खेतों में तरबूज लगा होगा।
रोहन जैसे ही अपने खेत में पहुंचता है तो जो देखता है सो देखता रह जाता है। कहीं ऐसा नहीं था जहां तरबूज ना हो। पूरे खेत में मानो जैसे तरबूज की बरसात हो गई हो। अरे ये कैसे हो गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? वाह भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। आज मुझे समझ आया कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब मैं जल्दी इसे तोड़कर बाजार ले जाता हूँ। कई महीनों से लोग मेरा तरबूज खाए नहीं है। रोहन खुशी खुशी तरबूज टोकरी भर तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही खेत से बाहर निकलता है वैसे ही टूटी जगह फिर से तरबूज लग जाती है। अरे ये क्या? मैंने अभी अभी वहां से तरबूज तोड़ा, लेकिन वहां तो फिर से तरबूज लग गया। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई जादू तो नहीं हो रहा? रुको, एक बार फिर तोड़कर देखता हूँ। रोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर से खेत में जाता है और तरबूज तोड़कर बाहर, लेकिन फिर से खाली जगह तरबूज लग जाता है। वो समझ जाता है कि ये तरबूज कोई आम नहीं बल्कि जादुई है। वाह भगवान वाह, अब मैं सब समझ गया हूँ। ये तरबूज जादुई है और वो बाबा कोई आम नहीं बल्कि आप ही थे। अब मैं इस तरबूज को लेकर घर जाता हूँ। मेरी बेटी भूखी होगी, पहले उसे खिलाता हूँ, फिर बाजार बेचने जाऊंगा। रोहन टोकरी में तरबूज लेकर सीधा घर चला जाता है। पिताजी, आज आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। क्या बात है पिताजी, कहीं तरबूज उगू नहीं आई? अरे हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत दिनों बाद अपने खेतों में तरबूज ही तरबूज देखा। चारों तरफ सिर्फ बड़ा भरा तरबूज। और हाँ बेटी, वो तरबूज कोई आम नहीं बल्कि जादुई है। पिछले महीने मुझे एक बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे तरबूज का बीज दिया था। रोहन ने अनीता को सारी बात बता देता है कि कैसे वो बाबा जादुई बीज दिए और उस बीज के कारण आज उसके खेत में जादुई तरबूज हुआ है। बेटी, तुम इस तरबूज को खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं टोकरी लेकर खेत जा रहा हूँ। आज टोकरी भर तरबूज बेचूंगा। काफी दिनों से लोग तरबूज रोहन के लिए आस लगाए बैठे हैं। रोहन टोकरी लेकर सीधा खेत पहुंच जाता है। अगर समय के दुकान खुली तू घड़ी तो हरा नाम खरीदी। बीतल पल के वापस लाके फेर से दिल के बात कही। पहिला पहिला जब देखा ने तोहारा धड़कन कुछ और तरबूज दौड़ कर बाजार बेच आता है। रोहन की जिंदगी यहाँ से एक नई मोड़ ले ली थी। वो खुशी के मारे झूम रहा था। शाम को जब तरबूज बेचकर घर पहुंचा तो अपनी आंखों से जो देखा वो उसको हैरान कर देने वाली थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं कोई सपना तो नहीं? बेटी, तुम अचानक ठीक कैसे हो गई? जो मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया, वैद्यों से दिखाया, लेकिन तुम ठीक नहीं हुई। लेकिन ये आज अचानक कैसे? अनीता सारी बात बताती है कि तरबूज खाने के बाद उसे अच्छा महसूस होने लगा और वो चलने फिरने लगी। रोहन समझ गया कि ये सब भगवान की देन है, जो उसे बाबा के रूप में जादुई बीज देकर चले गया और उसकी जीवन बदल गई। दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ रोहन उठता है, तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो देखता है कि उसका दोस्त नीरज और सेठ सोए हैं। अरे ओ रोहन के बच्चे, तुम तो धोखेबाज निकले। वादा करके इतनी जल्दी मुकर गए। तुमने क्या वादा किया था कि सेठ जी 2 महीने बाद आपका 0 रुपए चुका दूंगा, लेकिन आज पूरे 2 महीना और 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक मेरा पैसा क्यों नहीं चुकाए? वो तो नीरज के कहने पर कम ब्याज पर पैसा दे दिया, वरना तभी नहीं देता। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि पैसे देने में मुझसे थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मालिक, मेरे पास जैसे ही पैसे जमा होते हैं मैं आपके पास भिजवा दूंगा। आप बस 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं पक्का पैसा वापस कर दूंगा। क्योंकि मालिक, अभी कुछ ही दिनों से। नहीं रोहन, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरा सर मालिक के सामने नहीं झुकने देगा, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने मालिक से बात किया
और तुम्हें कम ब्याज पर पैसा दिलवाया, लेकिन तुमने क्या किया? समय पर पैसा ना लौटाकर मालिक का विश्वास मुझ पर से उठवा दिया। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मालिक, आप अपना काम करें। अगर ये पैसे ऐसे नहीं देता तो आप इसका घर जब्त कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। और सेठ सोहन नीरज की एक नहीं सुनते हैं और उसका घर जब्त कर लेते हैं। रोहन बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी आवाज गरीबी के कारण वही दबा दिया गया। चलो बेटी, अब हमारा ये घर नहीं रहा। बदकिस्मती का दाग हमारे किस्मत में लिखा है। एक खुशी आती नहीं कि दूसरा गम आ जाता है। रोहन और अनीता अपनी बदकिस्मती का दाद लेकर एक अनजान यात्रा पर निकल जाते हैं। रोहन के पास वो तरबूज के खेत के अलावा और कोई जगह नहीं था। बेचारा उसी खेत के कोने में एक टूटी झोपड़ी बनाता है और अपनी बेटी के साथ रहने लगता है। हमारी किस्मत देखो बेटी, अभी अभी अच्छा दिन शुरू हुआ और सेठ जी हमें घर से निकाल दिए। लेकिन कोई बात नहीं बेटी, मुझे समझ आ गया है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जैसे वो तुम्हें ठीक कर दिए वैसे ही इस हालात को भी ठीक कर देंगे। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हो। भगवान हमारी किस्मत भी एक दिन जरूर बदलेंगे। अब आप तरबूज बेचने जाओ, मैं बाजार से राशन लेकर आती हूँ, फिर आपके लिए खाना बना दूंगी। रोहन तरबूज बेचकर घर ही आ रहा था, तभी रास्ते में भीड़ देखकर खड़ा हो गया। भीड़ में खुसर फुसर हो रही थी कि सुनीता नहीं बचेंगे, उनका तबीयत सीरियस खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। रोहन के टोकरी में एक तरबूज बचा हुआ था। वो उसे उठाता है और जल्दी से घर में प्रवेश करता है। हटो हटो, मुझे देखने दो, इन्हें क्या हुआ है? रोहन अपने हाथों का तरबूज उस बूढ़ी अम्मा को खिला देता है। अरे ओ रोहन चाचा, ये आप क्या कर रहे हो? मेरी माँ की हालत इतनी खराब है और आप उन्हें तरबूज खिला रहे हो। क्या आपका दिमाग इतना भी काम नहीं करता है कि जिस इंसान का आखिरी सांस चल रहा हो उसे परेशान नहीं बल्कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है? बेटा तुम चिंता मत करो, तरबूज नहीं है, तुम बस कुछ पल इंतजार करो। इस तरबूज का असर शुरू होने दो, उसको बाद जो जादू होगा उसे देखकर तुम लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये एक जादुई तरबूज है और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह मेरी बेटी इसे खाकर ठीक हुई है वैसे ही ये दीदी भी ठीक हो जाएगी। रोहन के कहे अनुसार कुछ पल बाद वो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाती है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रोहन का बाही करने लगते हैं। रोहन बेचारा खुशी खुशी घर चला जाता है और पूरे गांव में रोहन की चर्चा शुरू हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।